Hello students, good afternoon everybody. Myself Monica Sharma from Image English School. Today's date 18 September 2020. My subject is Hindi, Standard 9, Chapter number 11. Chapter number 11, एक यात्रा यह भी। इसके ऑथर है रामदरश मिश्र। इनका जन्म सन 1924 को हुआ था, 1924 में हुआ था। यह कहानी एक रिक्शे वाले से संबंधित है। यह कहानी एक रिक्शे वाले से संबंधित है। शिक्षित रिक्शा वाले के पास इंसानियत से भरा हुआ दिल है। वह रिक्शा वाला शिक्षित था, पढ़ा लिखा था और उसमें बहुत इंसानियत थी। वह संकट में पड़ी हुई एक युवती से विवाह कर लेता है। एक लड़की होती है, वह संकट में होती है, मुसीबत में होती है और वह उससे विवाह कर लेता है। स्त्रियों के प्रति रिक्शा वाला युवक का मानवीय दृष्टिकोण और उसके रिक्शे में सवारी करने वाले पति पत्नी से उसकी आत्मीयता हमारा दिल छू लेती है। वह रिक्शा चलाता है और उसके ऑटो में एक बार एक पति पत्नी बैठे होते हैं, तो उससे उसका आत्मीयता हो जाती है उन्हें। लेट्स स्टार्ट। रामदरश मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास हैं जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीन। आपकी कविताओं के संग्रह हैं बेरंग, बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। आपके कहानी संग्रह है खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शा वाला से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा और आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। लेट्स स्टार्ट। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट शंट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। एक बार लेखक कई यात्रा पर निकलते हैं और निकलते समय उनको डर सता रहा था कि पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलेंगे, कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा तो उनको इस बात का टेंशन था कि जो ऑटो वाले होते हैं वो अनशन किराया, कुछ भी ऑटो वाले किराया मांगते हैं और नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, उनको यह भी चिंता बनी हुई थी। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। लेखक को कहाँ जाना पड़ा? एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहाँ जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? उसकी ज़िद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी मतलब मैंने हाँ भर दी। वह जब अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाने के लिए निकले तो उनकी वाइफ उनके साथ थी और वह स्टेशन पे जैसे ही उतरे वैसे ही ऑटो वाले उनके पीछे पीछे आ गए और वह चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक मतलब एक लड़का ऑटो वाला साथ में उनके पीछे पीछे लग गया और वो लोग बिना बोले ही आगे बढ़ते रहे। और उसकी आवाज़ आई ऑटो वाले की कि बाबूजी आप कहाँ जाएंगे? आखिर आगे जाकर तो आपको ऑटो करना ही पड़ेगा, तो मेरा ऑटो क्यों नहीं कर लेते हैं?
उसकी ज़िद और आवाज़ में उनको इतना आकर्षण हुआ, वो उससे इतना इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने हाँ बोल दिया और वो उसके ऑटो में बैठ गए। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा गया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था, हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? तो बोलता है बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया है ना? उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वही खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि वह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आऊँ? यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना? आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक है? कल शताब्दी से लौटेंगे तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बापूजी। वह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। मुझे बापूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घूम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा बेटे तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। चलिए अब इतना एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो ऑटो वाले ने उसको कहाँ छोड़ा? डॉक्टर के यहाँ पर छोड़ा। वो लोग डॉक्टर के यहाँ पे से अंदर गए, बेल बजाई। वहाँ पर डॉक्टर नहीं था क्योंकि डॉक्टर ने अपनी प्लेस चेंज कर दी थी। फिर जब वो बाहर आए तो वो ऑटो वाला वहीं खड़ा था। तो उन्होंने उसको पूछा अरे तुम यहीं खड़े हो, कहीं गए नहीं? तो बोले हाँ यहाँ पे से कहाँ जाना है आपको? तो वो उन्होंने जो लेखक होते हैं उन्होंने होटल का एड्रेस बता दिया उसको। वो ऑटो वाले ने होटल पर छोड़ दिया। होटल पे छोड़ने के बाद उन्होंने उससे पूछा कितने पैसे हुए? तो उसने कहा पैसे तो ज़्यादा होते हैं पर आपको जितना देने हैं उतने पैसे दे दीजिए। ऑटो वाला उतर गया। बाबूजी उसने ऐसा कहा कि बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? उन्होंने होटल का नाम बताया। होटल के बाद वो होटल पे पहुँच गए। होटल पे पहुँचने के बाद सेकंड डे के लिए उस ऑटो वाले ने पूछा कि आप कल कहाँ घूमेंगे, आपको कहाँ घुमा लाऊं? तो उन्होंने कहा आज तो नहीं, हम कल घूमेंगे, आज तो हम बहुत थक गए। फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। तो बोले आप तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम मोहन बताया। लेखक ने कहा तुम्हारा नाम मोहन तो बहुत ही अच्छा है। और ऑटो वाले ने उसको अपना नंबर दे दिया, अपना नाम बता दिया। दूसरे दिन वो ऑटो वाला सुबह आकर होटल पे खड़ा हो गया। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हुआ और वह प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। और फिर वो बाबूजी वह लेखक को बाबूजी कह रहा था और उनकी जो पत्नी थी उनको अम्मा नाम से संबोधित करता था, अम्मा नाम से बुलाता था। घूम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उससे भी उन्होंने कमरे में बुला लिया। किसको? ऑटो वाले को। वह बहुत संकोच के साथ आया। उसे थोड़ी शर्म आ रही थी अंदर जाने में, पर वह चला गया और चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। चाय के साथ उनकी परिवार की बातें शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा बेटे तुम ग्वालियर के हो? तो वो बोलता है नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ और यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है इसलिए चुप रहे। मतलब उसने ऐसा कहा कि मैं तो आगरा का हूँ और ऐसा कहते कहते उसकी आंखें भर आई। तो लेखक और उनकी जो पत्नी थे वह चुप हो गए। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है, मैं भी बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था कि, और ऐसा बोल के वह चुप हो गया। उसने अपने परिवार वाले के बारे में सब बताया कि मेरे पिताजी नहीं हैं, मैं आगरा का रहने वाला हूँ और मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ।
मेरे माँ बाप गुजर गए और मेरा बड़ा भाई है ने मेरी परवरिश की, और मेरा भाई क्या है, वकील है, और मैंने भी बीए पास किया है, और मैं नौकरी खोज रहा था, नौकरी की तलाश में था कि, और फिर ऐसा बोल के वो चुप हो गया। एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। अवांछित मतलब कोई अच्छी घटना, कोई गलत घटना घटी है। उसे छेड़ा नहीं, हमने उस टॉपिक पे कोई बात नहीं की, किंतु उसने फिर कहना शुरू कर दिया। मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास सी घिघियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। क्या करूं? कर भी क्या सकता हूँ? मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जाए। क्या बताया मोहन ने कि मुझे नौकरी की तलाश में था, मुझे नौकरी करनी थी, पर क्या हुआ कि एक दिन भटक कर मैं घर लौट रहा था तो रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई, जानी पहचानी एक लड़की मिल गई। बदहवास सी थी और वो घिघियाती हुई, डरती हुई, और मतलब मुझसे प्रार्थना करती हुई बोली कि मोहन मुझे बचा लो। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि मेरे माँ बाप एक बुड्ढे के साथ, अधेड़ व्यक्ति के साथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूँगी, पर उस घुसट के साथ नहीं जाऊँगी, उसने ऐसा कहा। और मैं बहुत असमंजस में पड़ गया कि मैं क्या करूँ, कर भी क्या सकता था। और फिर मुझे लगा कि मुझे स्टेशन जाना चाहिए। मैं पुलिस स्टेशन लेकर उसे गया और थानेदार से सब हकीकत बयान कर दी। थानेदार को सारी बात बता दी। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है, और थानेदार साहब मुझे बोले इसकी एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फ़िलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके साथ क्या किया जाए। मतलब हवलदार ने ऐसा बोला कि मैं इसकी मतलब एफआईआर लिख लेता और इसके जो माँ बाप हैं उनको मैं जेल में बंद कर देता, उन्होंने इसके साथ ऐसा सलूक किया है, पर अभी फ़िलहाल तो मुझे इस लड़की की चिंता है कि इस लड़की के साथ क्या किया जाए। और ऐसा बोल के वो थानेदार चुप हो जाता है। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले तुम्हारी शादी हो गई। मैंने न में सिर हिलाया तो बोले तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते। थानेदार ने उसको ऐसा बोला मोहन को कि क्या तुम्हारी शादी हो गई, उसने बोला नहीं। तो थानेदार ने बोला कि तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते। नेक्स्ट, मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा सर इससे तो पूछ लीजिए। जब उन्होंने प्रस्ताव रखा तो मेरा सिर एकदम से चकरा गया, किंतु फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि इसमें बुराई क्या है, अगर मैं इस लड़की से शादी कर लेता हूँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने कहा कि हाँ पर इस लड़की से तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। उस लड़की को पूछा थानेदार ने तो उस लड़की ने हाँ स्वीकृति मतलब हाँ बोल दिया और सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन? बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही, बात तय हो चुकी थी। फिर बाबूजी मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो ज़िंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात यह है कि वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। लेकिन हाँ, अब समस्या यह है कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दिए जाने का संकट। मैं साथ ले जाऊँ तो भैया भाभी तो नाराज़ होंगे ही। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ, लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। मोहन ने ये सब बातें बताई और थानेदार ने उसका साथ दिया, और मोहन ने अपनी इंसानियत और मानवीयता के नाते उस लड़की से शादी करने के लिए वह रेडी हो गया। क्योंकि वह लड़की गरीब भी थी, सुंदर भी थी, और उसके माँ बाप उसके साथ ऐसा कर रहे थे तो उसे उस लड़की की चिंता भी थी। ये सब देख के इंसानियत के नाते उसने हाँ कर दिया। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। मैंने कहा मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं, मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, लगता है मैं कथा सुन रहा हूँ।
आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन वह थानेदार कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। मानवीय संवेदना से मतलब मानव के प्रति जो प्रेम होता है या मानव के प्रति जो हमें फ़र्ज निभाने चाहिए, उससे उसकी कविताएं भरी हुई होती है। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया भाई भाभी ने? खफा, एक तो भाई भाभी को उसने बताया नहीं था कि मैं लड़की से शादी कर रहा हूँ, और सेकंड थिंग ये कि उसकी भाभी चाहती थी कि मैं मेरी बहन से मोहन की शादी करवाऊँगी, तो वह इसलिए नाराज़ हो गए। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है, और दूसरी बात से इसलिए वो लोग नाराज़ थे उनकी मोहन के भाई भाभी कि जिस लड़की से उसने शादी की थी वह दूसरी कास्ट की थी, दूसरी जाति की थी। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए? हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह होना कठिन था। पराए शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है न, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। हाँ, सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। जब मोहन ने सब बातें बाबूजी को बताई कि मैं इस तरह से मतलब यहाँ पर आया हूँ, मैं हूँ तो आगरे का, पर आगरा मुझे इस वजह से छोड़ना पड़ा और मैं इसलिए ग्वालियर आया हूँ, और आगे से तो मुझे नौकरी या जॉब कुछ मिल नहीं जाती, इसलिए मैंने ऑटो का काम शुरू कर दिया। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्ण लगा लिया। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा तो वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है। पारिश्रमिक मतलब मेहनताना। यह तुम्हारे मेहनत की कमाई है। अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़ी ही दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो। मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ? लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 रुपये वापस करने लगा। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? वे 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हो, यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी? कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूँ क्या? हाँ हाँ भाई, शौक़ से, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। क्या नाम बताया लेखक ने अपना? लेखक ने अपना नाम बताया, मेरा नाम सत्यकेतु है और मेरी पत्नी का नाम कामना है। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंखें में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। चलिए कंप्लीट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में मोहन और जो बापूजी थे उनका आत्मीय प्रेम बताया गया है कि वह जो ऑटो वाला होता है मोहन, उसने इंसानियत के नाते एक लड़की को जब संकट में देखा तो उसकी सारी समस्याएं दूर करके और उसकी परिस्थिति को देखकर उसने उस लड़की के साथ विवाह कर लिया और बापूजी के साथ में भी उसने अच्छा व्यवहार किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज शब्दार्थ और टिप्पणी।
कंप्लीट दिस चैप्टर इन CW। फर्स्ट हार्ड वर्ड्स एंड सेकेंड शब्दार्थ एंड टिप्पणी। यात्रा भीरु मतलब यात्रा से डरने वाला। यात्रा भीरु कौन होता है? जो यात्रा करने में जिसे डर लगता है, यात्रा से डरने वाला यात्रा भीरु। अंट शंड मतलब मर्जी में आए ऐसा। निर्कुंश। आश्वरित मीन्स आश्वासन, तसल्ली। वांछित मतलब इच्छा के अनुसार। इंतज़ार मतलब प्रतीक्षा करना। वाट मीन्स राह। अतिरिक्त मतलब उपरांत। छेड़ना मीन्स उकसाना। घूसट मीन्स अप्रिय। अधेड़ मीन्स आधेड़ उम्र का, प्रौढ़। हवालात मीन्स जेल। अहम बात मीन्स मुख्य बात। प्रीतिकर मतलब मन भावन, मन को भाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। संवेदना मीन्स पीड़ा, मुसीबत, संकट। मसीहा मीन्स देवदूत। उबारना मीन्स बचाना या से बाहर निकालना। हार्ड वर्ड्स मैं आपको टिक करा देती हूँ। हार्ड वर्ड्स आप मन से भी लिख सकते हैं। यात्रा, डॉक्टर, ग्वालियर, पत्नी, आश्वस्ति, स्टेशन, आकर्षण, स्वीकृति, प्रेम, द्वारा, वांछित, क्लिनिक, इंतज़ार, इच्छा, जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं स्किप कर दीजिएगा। अतिरिक्त, शताब्दी, पत्नी, अम्मा, संकोच, संबोधित, वार्ता, ग्वालियर, स्वयं, चुप्पी, अवांछित, रास्ता या रास्ते, असमंजस, स्टेशन, तुम्हारी, आकस्मिक, प्रस्ताव, स्वीकृति, संकट, प्रीतिकर, समस्या, संकट, संकट यहाँ पर और यहाँ पर रिपीट हो गया है। 15, विश्वास, सम्मेलनों, संवेदना, व्यवहार, उद्देश्य, लेक्चर, वास्तव, व्यवहार, सम्मानपूर्वक, दुर्दशाग्रस्त, उद्धार, प्रायः, पारिश्रमिक, शर्त, अच्छा, सत्यकेतु,
पत्नी। चलिए, कंप्लीट हार्ड वर्ड्स, देन शब्दार्थ एंड टिप्पणी ऑल्सो एंड ऑल एक्सरसाइज। थैंक यू।